जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ईवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जितने भी टेट से रिलेटेड एग्जाम है उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्जाम है, तो उस पर्पज से भी हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्न उत्तर मिलेंगे और मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप प्रश्न का जवाब दें। और प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको लगभग 5 से 10 सेकंड मिलेंगे। तो मैं इतनी देर के लिए रुकूंगा और उसके बाद फिर मैं हर प्रश्न का उत्तर देता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ इस प्रैक्टिस को कीजिए और इससे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि भारत की संकटग्रस्त पादप जातियों में कौन सम्मिलित है। तो संकटग्रस्त पादप जाति बतानी है आपको। आम ऑप्शन है इसमें, आम, शीशम, सागौन, चंदन। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। और मैं सबका नाम भी आप चैट बॉक्स में आ जाइए और चैट बॉक्स में आप आकर उसमें अपना मैसेज छोड़िए और उसके अंदर लिखिए कि पहले का आंसर ए है या बी है या सी है या डी है, और मैं उसमें बताता जाऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं आपके स्क्रीन पर। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा, चलिए मैं उसका आंसर दे देता हूं। जिन लोगों ने चंदन आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। चंदन एकदम राइट आंसर होगा, है ना। कि चंदन की जो लकड़ी है या चंदन के जो वृक्ष है और चंदन जो पादप है एक प्रकार का, वो संकटग्रस्त पादप जाति में आता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर चंदन की लकड़ी पाई जाती है आज भी। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बीरप्पन। बहुत बड़ा चंदन तस्कर हुआ करता था आंध्र प्रदेश में और वो एनकाउंटर में मारा गया। तो चंदन की लकड़ी काफी बहुमूल्य होती है और इस कारण से, क्योंकि उसकी कटाई बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए वह आजकल इस टाइम पे वर्तमान में संकटग्रस्त पादप जाति में आती है। तो पहले का सही आंसर हो गया डी। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक, यानी कि पर्यावरण का भी और पारिस्थितिकी का भी, दोनों का जैविक घटक क्या है। तो जैसे आपने जैविक और अजैविक पढ़ा होगा, है ना, ईवीएस में। तो आप जानते हैं कि जो अजैविक होते हैं वो मृदा, जल, वायु। तो जैविक क्या है, जैविक वनस्पति होता है और जंतु होता है। तो इसका मतलब वनस्पति क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, है ना। तो डी इसका सही आंसर होगा। दूसरे का सही आंसर डी, यानी कि वनस्पति पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा जल्दी दे दिया, लेकिन चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन आपको इसमें क्या बताना है, भौतिक घटक। उसमें आपको क्या बताना था, उसमें आपको बताना था जैविक घटक। तो अजैविक और जैविक आपने अगर पढ़ा है तो आप निश्चित तौर पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं और थर्ड नंबर का भी। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। इसमें भौतिक घटक पूछा है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अजैविक घटक कौन से होते हैं, मृदा होती है, जल होता है। तो इसमें देखो आपको सही आंसर मिल गया। इसका मतलब इसमें सही आंसर कौन सा होगा, प्रवाहित जल इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सही तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। तो थर्ड का सही आंसर सी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ाया भी है, बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन भी सब पढ़ाए हुए ही है ये। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं। 4 नंबर का आंसर क्या होगा, डी आंसर, सही आंसर, बिल्कुल डी आंसर होगा इसका। तो पारिस्थितिकी जो है वो जीवों तथा पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध है, जो एक दूसरे के साथ वो संबंध स्थापित करते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, जीवों और पर्यावरण के मध्य। तो इसका सही आंसर इकोलॉजी या पारिस्थितिकी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बहुत ही पैट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और आपने पढ़ा भी होगा ये, है ना। तो इसमें देखो, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ऑडम, टॉन्सले, टेलर, है ना, डार्विन। तो आपने सुना होगा कि जी टॉन्सल जो है, जी टॉन्सले जो है, इन्होंने ही
पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, है ना। जी टॉन्सले इनका नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों ने बी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है। छठा क्वेश्चन देखिए अब। छठा क्वेश्चन, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो आपने जो उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता पढ़े होंगे और फिर आपने अपघटनकर्ता पढ़ा होगा। तो आप बताइए, इसमें देखो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता और फिर अपघटनकर्ता यानी कि डीकंपोजर जो होते हैं वो आते हैं। इसका सही आंसर बताइए। कवक को किस समूह में शामिल किया जा सकता है? या कवक उत्पादक है, या उपभोक्ता है, या द्वितीय उपभोक्ता है, या अपघटनकर्ता है? बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने अपघटनकर्ता सही आंसर दिया है, अपघटनकर्ता इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी आंसर है इसका। बिल्कुल सही बात। कवक क्या है? डीकंपोजर है एक प्रकार का। अगला देखते हैं। और वैसे भी डीकंपोजर जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो डीकंपोजर के तौर पे जाने जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए अब। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो जलवायु परिवर्तन से जो सर्वाधिक प्रभावित देश हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है, ऐसे देशों की सहायता के लिए कुछ देशों ने मिलकर एक फंड निर्मित किया है, यानी कि जिसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उस फंड से वो उन देशों की मदद की जा सकती है जो जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो इसका सही आंसर बताइए। काफी आपको टाइम मिल गया है 7वें क्वेश्चन के लिए, और इसका सही आंसर होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो मैंने इसका आंसर दिया ग्रीन क्लाइमेट फंड। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा उनका, है ना। ग्रीन क्लाइमेट फंड जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ बनाया गया एक फंड है। 8वां क्वेश्चन देखिए, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। अगर वनों को हम नष्ट कर देंगे तो सबसे ज्यादा किस पे प्रभाव पड़ेगा? तो मृदा अपरदन पर प्रभाव पड़ेगा, खरपतवार नियंत्रण पर प्रभाव पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश पर प्रभाव पड़ेगा, या चारागाहों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा? तो वही चारागाहों की वृद्धि पे प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो आप इसका सही आंसर बताइए। सबसे देखो, थोड़ा थोड़ा असर तो सब पे पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो पड़ेगा मृदा अपरदन पर, क्योंकि वन जो होते हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, है ना, थामे रखते हैं, है ना, वनों की जड़ें। तो इसलिए मृदा अपरदन, है ना, यानी कि सोइल एरोजन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होगा, मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो 8वें का सही आंसर क्या है? ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है। नवा क्वेश्चन है ये, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं, है ना। मरुद्भिद क्यों होते हैं ये पूछा है। पहाड़ों पर काफी नमी और जल होता है, फिर भी यहाँ पर मतलब वो कटीले कांटों वाले पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसका आंसर बताना है आपको। कारण देखो दिए हुए हैं, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, और पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखो, इसमें अगर ऑप्शन में आपको अगर कंफ्यूजन हो सकती है तो देखो बी और सी में कंफ्यूजन हो सकती है ना। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती और ढलानों के कारण पानी बह जाता है। लेकिन इनमें जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा, बताइए जल्दी से, 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर होगा बी आंसर। तो सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि ढलानों के कारण पानी बह जाता है पहाड़ों पर और पौधों द्वारा उसका उपयोग में उसे पौधे नहीं ला पाते, इसलिए वहां पर मरुद्भिद भी पाए जाते हैं। जबकि नमी और जल होने के बावजूद भी, भाई नदियां तो पहाड़ों से निकलती हैं, उसके बावजूद भी, है ना, वहां पर मरुद्भिद पाए जाते हैं, यानी कि कांटे वाले वृक्ष पाए जाते हैं या कांटे वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए सही आंसर इसका होगा बी, है ना। तो बी आंसर कर लीजिए इसका याद से। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, आपने दो तरह के पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े होंगे। इकोलॉजी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। तो कृत्रिम यानी कि हमने बनाए हैं, इंसान ने, मानव ने बनाए हैं, और प्राकृतिक जो शुरू से बने हुए हैं, जब से पृथ्वी है तब से है वो। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो सकता है? क्या खेत हो सकता है? भाई खेत को तो इंसान ही उसे बनाता है। बांध भी इंसानों ने बनाए हैं, खेत भी इंसानों ने बनाए हैं। झील और पार्क,
तो इसका सही आंसर बहुत आसान है, कोई भी कॉमन सेंस के आधार पर कर सकता है। झील जो है वो प्राकृतिक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? झील। ठीक है, क्वेश्चन भले ही आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए कि यूपी टेट में वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आसान ही होते हैं, गलतियां बहुत होती है, तो इसलिए जरूरी है कि एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। और गारंटी है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 30 में से 25-26 नंबर तक आराम से आ सकते हैं। ईवीएस इस बहुत आसान है, इस मामले में बहुत अच्छे नंबर देता है ईवीएस आपको, इसलिए बाकी और सब्जेक्ट में हो सकता है आपके सीडीपी में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ऐसी चीजें पूछ ले जो आपको ना आती हो शायद, जैसे सीडीपी में कई बार विचारक थिंकर वगैरह पूछ लेते हैं, तो वो कई बार नहीं आते है ना, याद नहीं रहते, रटना पड़ता है। लेकिन इसमें कॉमन सेंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसी से रिलेटेड चीजें हैं, इसलिए आसान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का, अब देखिए वहां प्राकृतिक पूछा था, यहाँ पे कृत्रिम पूछा है, तो आप देखिए प्रवाल भित्ति कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? प्राकृतिक। वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड जो नम भूमियां होती है, जिन्हें रामसर साइट कहते हैं, वो वेटलैंड कहलाती है, तो वो भी कैसी है? प्राकृतिक है। खेत और नदी, तो नदी भी प्राकृतिक है, बचा क्या? तो खेत बचा बस। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सी आंसर है इसका सही, यानी खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर किसी ने 10वां क्वेश्चन सही किया तो 11वां भी वो पक्का सही कर ही लेगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, अब 12वां क्वेश्चन है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लवणीय जल यानी कि सिंपल सा है, ये भी देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब, इन चारों में से सही आंसर देना है आपको। तो नदी, क्या नदी में लवणीय जल होता है? नहीं, नदी में भाई साफ स्वच्छ जल होता है। साफ स्वच्छ का मतलब है कि फ्रेश वाटर होता है नदियों में। बांध, बांध में भी, बांध तो नदियों पे ही बनाए जाते हैं, तो बांधों में भी यही होता है, तालाब में भी यही होता है। प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है समुद्र में, और समुद्र का पानी कैसा होता है? लवणीय। इसलिए लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति। इसका सही आंसर होगा क्या? बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो वहां पर देखिए लवणीय जल पूछा था, यहां पर स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछा है। तो आपको इसका आंसर देना है, देखो समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी, तालाब। अभी हमने 12वां क्वेश्चन किया और उसमें आपने देखा कि भाई तालाब क्या है? तालाब एक स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सही आंसर होगा डी। तो इसका आंसर मैंने जल्दी दे दिया है ना, कई बच्चे आंसर दे भी नहीं पाए, मैंने इसलिए दे दिया कि आसान था, है ना। तो अब आप अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे आपके आंसर का। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक जोड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, या उपभोक्ता जोड़ते हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए बड़ा आसान है ये भी, लेकिन सिर्फ कॉमन सेंस का थोड़ा यूज करेंगे तो आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। कोई भी बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये, बिल्कुल भी, है ना, बहुत आसान है, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर बताना है आपको कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है, ये बताना है बस। देखिए जल्दी से बताइए आंसर। तो देखो आप, जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ने वाले कौन है पता है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ तो आप जानते होंगे, अकार्बनिक पदार्थ जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ने का काम करते हैं, है ना, उनका मेल कराते हैं। तो 14वें का सही आंसर होगा सी। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही, बी एक आंसर दिया है कुछ बच्चों ने बिल्कुल गलत है। 15वां क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर देगा इसे, है ना। तो मृदा अपरदन को कैसे बचा सकते हैं? भाई वनारोपण करो और मृदा अपरदन को बचाओ। तो मृदा अपरदन नहीं होगा यदि वनारोपण करेंगे, तो ये तो आसान था। 15वें का सी आंसर है। 16वां क्वेश्चन बताइए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो ये इसका आंसर चलिए सोच के बताइए जल्दी से, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो जाहिर सी बात है, देखो उत्पादक और उपभोक्ता
इनकी संख्या को निश्चित करेगी सबसे ज्यादा जलवायु। जलवायु जैसी जिस प्रकार की होगी वहां पर उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या उसी हिसाब से घटेगी या बढ़ेगी, है ना। जैसे उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या रेगिस्तानी इलाकों में अलग होगी, समुद्र में अलग होगी। तो जलवायु कहां पर कैसी है इस पे बहुत निर्भर करता है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है तो वहां पर उत्पादकों की संख्या भी काफी होगी, इसलिए उपभोक्ता भी काफी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, है ना। ए सही आंसर। जिन जिन लोगों ने ए आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। 17वां क्वेश्चन देखिए। अब 17वें क्वेश्चन में पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारिस्थितिक संबंधों का आधार क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? पोषण संबंध, यानी कि 17वें का सही आंसर होगा बी, है ना, बिल्कुल सही, बी आंसर होगा इसका। 18वां क्वेश्चन देखिए। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? भाई सूक्ष्म जीवाणु बदलते हैं, अपघटक बदलते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता बदलते हैं, या फिर हरे पादप बदलते हैं? बताना है आपको इसमें सही आंसर जल्दी से। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बहुत आसान है। देखो, ये प्रकाशीय ऊर्जा से भोजन ग्रहण कौन करता है? तो वही जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरे पादप। इसका मतलब डी इसका सही आंसर है ना, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो कौन से हो सकते हैं इसमें? तो बहुत आसान है भाई, पादप, है ना। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी घटक। बाकी सब क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? 20वां क्वेश्चन बताइए जल्दी से। 20वें क्वेश्चन में आप देखो, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं ये बताना है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? भाई उत्पादक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक ही तो कहलाएंगे हरे पौधे, है ना। तो हरे पौधे उत्पादक है पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं हरे पौधे, ठीक है। इसके सही आंसर है इसका बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? और बहुत फेमस है, देखो ये किसान सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसी को, है ना। और इसके यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा, है ना, प्रदूषण भी फैला है, और साथ ही साथ इसका यूज करने की वजह से जो बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत सारे जो ये कीट पतंगे हैं, मच्छर हैं, ये सब जितने भी हैं, इन सब के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है बहुत ज्यादा। अब आपने देखा होगा कि मच्छर आसानी से किसी छोटे मोटे कीटनाशक से नहीं मरते हैं इतनी आसानी से, और उसका जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा, कीटनाशक का जिसका प्रयोग किया गया पूरे विश्व में, भारत में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, और वो है डीडीटी। तो डीडीटी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है भारत में। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थली भवन किससे होता है? मरुस्थली भवन का मतलब है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि रेगिस्तानी इलाके में परिवर्तित होना किसी अच्छे इलाके को, जो घास भूमि है या ठीक ठाक जो भूमि है जहां पर उत्पादन होता है अच्छा खासा, वहां पर रेगिस्तानीकरण जो होता है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब रेगिस्तानीकरण। तो किसकी वजह से होगा? तो रेगिस्तानीकरण सबसे ज्यादा होगा बहुत, बताओ इसका सही आंसर। चलो मैं आंसर ही बता देता हूँ। बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा। भाई कम वर्षा होगी, तापमान उच्च होगा, तो वो इलाका अधिक से अधिक रेगिस्तान में तब्दील होने लगेगा, तो बहुत ज्यादा मरुस्थलीकरण होगा, है ना, डेजर्टिफिकेशन होगा। ये मरुस्थली भवन लिखा हुआ है, मरुस्थलीकरण कहते हैं इसे। तो 22वें का सही आंसर होगा मरुस्थली भवन या मरुस्थलीकरण। डेजर्टिफिकेशन किससे होता है? तो बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण। 23वां क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं बताओ। ये तो बहुत आसान है भाई, उत्पादकों को यानी कि पौधों को खाने वाले कौन होते हैं? शाकाहारी प्राणी। तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता। तो कहलाएंगे ये प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 14वां, कुत्ता किस वर्ग में आता है? भाई कुत्ता प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है? उत्पादक तो है ही नहीं, है।
प्राथमिक उपभोक्ता भाई पौधे तो खाता नहीं है वो, है ना, वो खाता है, खाना खाता है, लेकिन वो चूहे भी खा लेता है और वो और मांस भी खा लेता है ना, मीट मछली ये सब खा सकता है। तो इसका मतलब वो कुत्ता आता है किसमें, कुत्ता आएगा, बताइए जल्दी से, आसान है। हाँ सही, बिल्कुल, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा कुत्ता, है ना, सेकंड, यानी कि बी आंसर है इसका। कुत्ता किस वर्ग में आता है, बी, द्वितीय उपभोक्ता वर्ग में। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। भाई सर्वाहारी का मतलब यह है कि सर्वाहारी जो है वो उत्पादकों को भी खा सकता है, पेड़ पौधे, और इसके अलावा वो जंतुओं को भी खा सकता है। लेकिन क्या जो सर्वाहारी है क्या वो उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी है क्या उन्हें भी खा सकता है, यानी कि जैसे मनुष्य सर्वाहारी है, क्या मनुष्य शेर को खाता है या खा सकता है या खाता है, तो आपका जवाब है नहीं। तो इसलिए सर्वाहारी जो जंतु है वो कौन से वर्ग में आएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता वर्ग में। तो द्वितीय उपभोक्ता वर्ग में आएंगे सर्वाहारी जंतु, है ना, ये तृतीय उपभोक्ता में नहीं आएंगे, द्वितीय उपभोक्ता वर्ग में आएंगे। 26वां क्वेश्चन देखिए, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीय उपभोक्ता कौन कहलाएंगे। तो तृतीय उपभोक्ता सिंपल सा है कि भाई जो द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन कर सके, है ना, यानी कि सर्वाहारी को भी जो खा सकते हैं वो तृतीय उपभोक्ताओं में आएंगे। तो इसका देखो, हाथी तो ऐसा है नहीं, गैंडा भी नहीं है, शतुरमुर्ग भी नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, बाज। तो बाज इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर है डी, 26 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन आसान है, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, कोई भी बता देगा, चलो इसका आंसर तो जल्दी से कर देते हैं। तृतीय उपभोक्ता, यानी कि 27वें का सही आंसर डी, है ना, शेर तृतीय उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। गिद्ध किस वर्ग में आता है, भाई गिद्ध तो शेर को भी खा सकता है, जब शेर मर जाएगा तो शेर को भी खा लेगा गिद्ध, तो उसमें गिद्ध किस में आएगा, तृतीय उपभोक्ता में। आंख बंद करके ये आंसर दे सकते हैं। फिर देखो, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, बताइए जरा सोच के। तो पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, जो मुर्दों को खा लेता हो, है ना, जो ये जानवर मर जाते हैं इनके शरीर को चट कर जाता है, खा जाता है। तो देखो, केंचुआ नहीं है ऐसा, है ना, गिद्ध भी नहीं है, शतुरमुर्ग भी नहीं है, या बाज भी नहीं है, गिद्ध भी नहीं है, अरे मजाक कर रहा हूं, गिद्ध तो है, गिद्ध आंसर है इसका। तो सफाई कर्मी कहलाता है गिद्ध, यानी कि गिद्ध क्या है, वो साफ कर देता है उस जगह को जहां पर मरी हुई कोई भी पशु पक्षी मरा हुआ पड़ा है, इंसान भी मरा हुआ है, तो गिद्ध उसे खा जाते हैं। तो ये सफाई कर्मी के तौर पे है। इसके अलावा सफाई कर्मी, प्रकृति का जो सफाई कर्मी है वो अपघटनकर्ता भी कहलाते हैं। तो देखिए, गिद्ध में तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है ये गिद्ध, तो ये तो कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा प्रकृति का सफाई कर्मी अपघटनकर्ता को भी कहा जाता है। एक और दूसरा शब्द यूज करते हैं और उसे हम कहते हैं मेहत्तर। मेहत्तर थोड़ा लोकल शब्द है, गांव से बिलोंग करता है ये शब्द। मेहत्तर का मतलब क्या, सफाई कर्मी। तो मेहत्तर कौन कहलाते हैं, अपघटनकर्ता भी मेहत्तर कहलाते हैं, है ना, अपघटनकर्ता भी मेहत्तर कहलाते हैं। और इसके अलावा गिद्ध भी क्या है, वो अपघटनकर्ता है, तो सॉरी मेहत्तर है या सफाई कर्मी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा के रूप में थोड़ा अलग है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, इसका आंसर बताइए जरा सोच के, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, है ना। इसमें दीमक, मेंढक, मछली, सांप, है ना, ये इनमें 4 ऑप्शन में से सही आंसर देना है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, सही आंसर इसका होगा ए, इसका मतलब दीमक। दीमक सम्मार्जक उपभोक्ता कहलाती है। देखिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन आपने ये किए अब तक, ये 30 क्वेश्चन आपके आज के लिए इतने काफी है। और हम अब फिर, है ना, कल फिर दोबारा से फिर और अगले 30 क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मैंने 50 क्वेश्चन शायद शुरू में बोला था, लेकिन मैं अब सोच रहा हूं कि सिर्फ 30 क्वेश्चन ही कराते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक आप भी टिक नहीं पाएंगे, है ना, एक वीडियो पे। इसलिए 30 क्वेश्चन अब आराम करिए, कुछ और पढ़िए, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे। या तो कुछ टाइम बाद ही आपको एक और वीडियो मिलेगा या फिर कल मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए घर पे, अगर आपके पास कोई बुक है उस बुक से प्रैक्टिस करिए, है ना, लेकिन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। एक अभी जो 3-4 दिन आपके पास बचे हैं एग्जाम के, उन 3-4 दिनों में आप कोशिश करें कि कैसे भी करके
एक रूटीन बनाओ कि इतने टाइम ये पढ़ना है, 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है। सुबह आप अपने कुर्सी मेज डाल के बैठ जाओ और फिर शाम तक इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम देके रूटीन बना के पढ़ते रहो। आप देखो इसका इतना लाभ मिलेगा आपको कि आपके नंबर है ना बहुत ज्यादा आएंगे। टेट में पास होना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। 90 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई 110 115 नंबर लाए तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा। और जब आप सुपर टेट के लिए जाएंगे, सुपर टेट देने के लिए, तो उसमें और अच्छे से करेंगे। एक तरीके से ये बिल्कुल मत सोचिए कि बस 90 नंबर लाने हैं, हमें बस पास होना है। सिर्फ पास के लिए मत पढ़िए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक अभी से। और मैं फिर दोबारा से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी फिर बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, तो कई सारे बेस्ट ऑफ लक आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।